नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज जिन खबरों को लेकर बुलेटिन में चर्चा करेंगे, पहले इस पर नजर डाल लेते हैं कि आज कौन-कौन सी वो खबर होंगी। सबसे पहले बात करेंगे हम प्याज के दाम को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मार्केट में प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में बात कर लेंगे कि मंडियों में अभी क्या भाव चल रहा है। वहीं जो अगली खबर होगी वो एमएसपी से जुड़ी हुई, जहां पर संसद के सत्र के दौरान लगातार मानसून सत्र के दौरान एमएसपी की मांग को लेकर विपक्ष आक्रामक नजर आ रहा है और इस बीच राघव चड्ढा का भी बड़ा बयान सामने आया है, सुनाएंगे आपको। वहीं रेवाड़ी की खबर की बात करेंगे, जहां भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने ओलावृष्टि के कारण जो फसलें खराब हुई है उसके मुआवजे को लेकर मांग की और धरना प्रदर्शन किया। जो खबर होगी अगली वो किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जहां पर एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है कि आगे की किसानों की क्या रणनीति है। जिस तरीके से दिल्ली कूच करने की बात अब किसान कर रहे हैं कि शंभू बॉर्डर से वो नहीं हटेंगे चाहे सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन इस बीच अब एक और बड़ा प्लान सामने आया है किसानों के द्वारा। वहीं बात करेंगे हम महाराष्ट्र के वेदर को लेकर, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि बाढ़ की वजह से भारी स्थिति, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और स्थिति बेहतर नहीं है। और आखिर में बात करेंगे हम देश भर के मौसम को लेकर। तो दोस्तों, बात करते हैं प्याज की खबर से, जहां देश भर में सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की रसोई का जो बजट है वो पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। वहीं अब प्याज भी लोगों को रुलाने की तैयारी में है। प्याज की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां टमाटर की कीमतें 100 रुपए चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ खुदरा बाजार में जो प्याज की कीमत है वो 40 से लेकर 50 रुपए है। और ऐसे में आपको बता दें कि प्याज की बढ़ती कीमतों ने इसे आम आदमी की थाली से दूर कर दिया है। यूपी की बात करें तो यूपी में प्याज 40 से लेकर 50 रुपए किलो की दर से बिक रहा है, लेकिन यूपी की एक मंडी में 1750 रुपए क्विंटल यानी कि सबसे सस्ते भाव में प्याज बिक रहा है। देश भर की मंडियों में अगर प्याज का भाव देखा जाए तो हर मंडी में इसकी कीमतें अलग अलग है। कॉमोडिटी ऑनलाइन पर दी गई जानकारी के मुताबिक प्याज का औसत मूल्य 4533.33 प्रति रुपए क्विंटल बिक रहा है, जबकि बाजार में इसकी सबसे कम कीमत यानी कि 4000 रुपए प्रति क्विंटल है। थोक बाजार में सबसे महंगा प्याज तमिलनाडु के कुंडलोर और कलाकुर्ची में 5000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। वहीं प्याज उत्पादन राज्य महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज का जो औसत मूल्य है वो 2662 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। राजधानी दिल्ली की मंडियों में बात करें तो प्याज की औसतम कीमत 2626 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि बाजार में आजादपुर और केशवपुर मंडी में प्याज सबसे अधिक 3500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्याज के दाम में लगातार भारी उछाल देखने को मिल रहा है, ऐसे में किसान लगातार परेशान है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। संसद में आज मानसून सत्र का चौथा दिन है। दोनों सदनों की कार्रवाई चल रही, जहां बुधवार को सदन शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने संसद भवन के बाहर बजट के विरोध में प्रदर्शन किया था। प्रश्नकाल में राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट तक कर दिया था। वित्त मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी की गई थी। इस बीच आपको बता दें कि आज की बात की जाए तो आज आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने बजट 2024 की कड़ी आलोचना करते हुए राज्यसभा में आज अपनी बात रखी। वो बोले कि चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि ग्रामीण आबादी ने बीजेपी को नकारा है और ऐसे समय में किसानों की बात सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने किसानों की एमएसपी की लीगल गारंटी देने की भी बात की है। सुनाते हैं आपको उनका ये बयान। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, लो क्रॉप यील्ड, इनकम इनइक्वालिटी, फार्मर डेट, हाई इनपुट कॉस्ट, लो इनकम, नो एमएसपी और क्रॉप लॉसेस के चलते ये आलम है सर कि रूरल इनकम ग्रोथ वित्तीय वर्ष 23-24 में डेकेडल लो पे है, डेकेडल लो पे। और सर इसी के साथ साथ किसानों की आय दुगना करने का वादा था, स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी देने का वादा था। वो वादे जब पूरे नहीं हुए तो आलम यह है सर कि पिछले 25 महीने लगातार रियल रूरल वेजेस डिक्लाइन पर हैं लगातार। और इसके साथ साथ यूपीए के दौरान, कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान फार्म वेजेस में 8.5% का इजाफा देखा गया था। एनडीए 1 के दौरान 3% और एनडीए 2 के दौरान -0.6% का इजाफा देखा गया, यानी कि रूरल वेजेस गिरती जा रही हैं।
सर मैं इसे साधारण भाषा में समझाता हूं सर 2014 में एक दिहाड़ी मजदूर एक दिन की अपनी दिहाड़ी से 3 केजी अरहर की दाल खरीद सकता था सर आज वही दिहाड़ी मजदूर वर्ष 2024 में एक दिन की दिहाड़ी से 1.5 केजी अरहर दाल खरीद पा रहा है। यानी कि महंगाई भी बढ़ रही है और उसकी आमदनी भी घट रही है। इसका नतीजा क्या हुआ सर? इसका नतीजा यह हुआ कि इनका वोट शेयर घटा। रूरल एरियाज में 5% भाजपा का वोट शेयर घटा। इनके खुद के यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर चुनाव हार गए और 398 रूरल सीट्स में से 2019 में इनको 236 मिली थी, आज 398 सीट्स में से इस बार मात्र 165 सीटें मिली हैं। यानी कि रूरल इंडिया में इनको नकार दिया गया है सर दूसरा मेरा जो आज देश में आर्थिक स्थिति है जिसके कारण इनकी भी ये चुनावों में दशा हुई, उसका है फूड इन्फ्लेशन। सर थाली का बजट बिगड़ गया। सर आटा हो, दूध हो, चावल हो, दही हो, हर वस्तु पे महंगाई का आलम है, जीएसटी का आलम है और लगातार इस देश में फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। 9 से 9.5% के लगभग आसपास फूड इन्फ्लेशन मंडरा रही है सर इस देश में। और मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि वो कमोडिटीज जिसमें हम सेल्फ सफिशिएंट थे, वो कमोडिटीज जिसपे हम एक्सपोर्ट किया करते थे, उसमें कैसे महंगाई घुस गई? और अगर वो कमोडिटीज भी महंगी हो गई हैं तो उसका फायदा किसान को क्यों नहीं मिलता? वो सारा पैसा जा कहां रहा है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर। आटा 2014 में 21 रुपए प्रति केजी बिका करता था, आज 42 रुपए प्रति केजी हो गया है। दूध 30 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिका करता था वर्ष 2014 में, आज 2024 में 70 रुपए प्रति लीटर बिकता है। सर देसी घी 2014 में 300 रुपए प्रति केजी पे बिका करता था, आज 2024 में 675 रुपए प्रति केजी बिकता है। अरहर की दाल 80 रुपए प्रति केजी बिका करती थी 2014 में, आज 230 रुपए प्रति केजी बिक रही है। और न जाने कितनी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं सर। और अगर यही रफ्तार रही महंगाई की तो जितनी रफ्तार से 303 से 240 पर आए हैं, उससे तेज रफ्तार से 240 से 120 पर आएंगे सर ये लोग। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण सुझाव, रीवर्क द एग्रीकल्चरल प्राइसिंग फॉर्मूला। यानी कि जब किसान खुले बाजार में अपनी फसल बेचने जाता है मैम, तो वहां पर एक मिनिमम रिजर्व प्राइस होना चाहिए। यानी कि उस प्राइस के नीचे किसान की कमाई नहीं होगी, किसान को उस रेखा के नीचे का दाम नहीं मिलेगा। इससे प्राइस वोलेटिलिटी से किसान बचेगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी किसान को मिलेगी और प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी रहेगी। मेरा तीसरा सुझाव, लीगल गारंटी टू एमएसपी इन अकॉर्डेंस विद स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की बात सुनते सुनते कि हम लागू करेंगे, मेरे भी बाल पक गए हैं, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि उस लीगल गारंटी को देश के किसान को सौंपे। अगर ये वीडियो आपको घटा, इनके खुद के यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर चुनाव हार गए और 398 रूरल सीट्स में से 2019 में इनको 236 मिली थी, आज 398 सीट्स में से इस बार मात्र 165 सीटें मिली हैं। यानी कि रूरल इंडिया में इनको नकार दिया गया है सर दूसरा मेरा जो आज देश में आर्थिक स्थिति है जिसके कारण इनकी भी ये चुनावों में दशा हुई, उसका है फूड इन्फ्लेशन। सर थाली का बजट बिगड़ गया। सर आटा हो, दूध हो, चावल हो, दही हो, हर वस्तु पे महंगाई का आलम है, जीएसटी का आलम है और लगातार इस देश में फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। 9 से 9.5% के लगभग आसपास फूड इन्फ्लेशन मंडरा रही है सर इस देश में। और मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि वो कमोडिटीज जिसमें हम सेल्फ सफिशिएंट थे, वो कमोडिटीज जिस पे हम एक्सपोर्ट किया करते थे, उसमें कैसे महंगाई घुस गई? और अगर वो कमोडिटीज भी महंगी हो गई हैं तो उसका फायदा किसान को क्यों नहीं मिलता? वो सारा पैसा जा कहां रहा है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर। आटा 2014 में 21 रुपए प्रति केजी बिका करता था, आज 42 रुपए प्रति केजी हो गया है। दूध 30 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिका करता था वर्ष 2014 में, आज 2024 में 70 रुपए प्रति लीटर बिकता है। सर देसी घी 2014 में 300 रुपए प्रति केजी पे बिका करता था, आज 2024 में 675 रुपए प्रति केजी बिकता है। अरहर की दाल 80 रुपए प्रति केजी बिका करती थी 2014 में, आज 230 रुपए प्रति केजी बिक रही है। और न जाने कितनी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं सर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो है वो रेवाड़ी से मिल रही है। बता दें कि रेवाड़ी तहसील परिसर के जहां भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के साथ गुत्थम गुत्थी भी हुई। तहसील परिसर के मुख्य गेट पर ताला लगाने का प्रयास किया गया।
कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से किसान और पुलिस के बीच ये जमकर झड़प हुई। एक तरफ देख सकते हैं कि जब पुलिस ताला लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान लगातार जोर आजमाइश से ये ताला खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें रेवाड़ी से निकलकर सामने आई हैं। लगातार हो रही बारिश और जो ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ था, मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर आज किसानों का ये धरना प्रदर्शन देखने को मिला। किसान यूनियन खेत लो आपका ही भाई है, हम तुम्हारे लिए हमारा कोई पालन नहीं है। आपको खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो है किसान आंदोलन से ही जुड़ी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगभग 160 दिन से ऊपर हो चुके हैं किसानों के आंदोलन को, और लगातार जो सरकार कोशिश कर रही है कि किसान सभी बॉर्डर से हट जाएं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंबाला के पास शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने का जो आदेश दिया, उस शंभू बॉर्डर से किसानों के हटने की उम्मीदें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के बीच अंबाला के पास स्थिति शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। दरअसल किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा सरकार ने इसे 5 महीने से बैरिकेडिंग कर बंद कर रखा था। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था। यहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं, शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। किसानों ने ऐलान किया, बुधवार को यह ऐलान किया गया था कि न्याय नहीं मिलने तक वे शंभू बॉर्डर से नहीं हटेंगे। बीकेयू के भगत सिंह जो अध्यक्ष हैं, अमरजीत सिंह, उन्होंने बताया था कि वे दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिले, उनसे किसानों के लिए पैरवी करने की अपील की। किसानों ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे 1 पर शंभू बॉर्डर को 1 सप्ताह में खोलने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 24 जुलाई तक शंभू बॉर्डर को खोला जाना था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। शंभू पंजाब और हरियाणा से सीमित के लिए मांगा नामों का सुझाव देकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठित लोगों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये समिति किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क, उनकी मांगों का व्यवहारिक समाधान निकालेगी जो न्याय संगत और सभी के हित में हो। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से स्वतंत्र समिति के लिए सदस्यों के नाम सुझाने के लिए कहा। अब ऐसे में देखना ही होगा, जिस तरीके से लगातार किसानों के द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि ना तो हम शंभू बॉर्डर से हटेंगे, और आगे की तस्वीरें जो होंगी वो दिल्ली में भी मतलब अपना वो कूच कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही लगातार किसानों की यही जद रही है कि वो दिल्ली में जाएंगे। लेकिन आगे देखना ये होगा कि तस्वीरें क्या कुछ देखती हैं। अब बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। बता दें कि देश भर के कई राज्यों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर है। लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो यहाँ पर लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी ही अभी हो रही है। और ऐसे में दिन के वक्त बादल छाए रहने को लेकर भी पहले अनुमान जताया था, और आने वाले दिनों में कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी रहने वाली है। बाढ़ बारिश से लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। आईएमडी का कहना है कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो
स्थिति है मौसम को लेकर वो आने वाले एक सप्ताह में इसी तरीके की मौसम करवट ले सकता है, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मौसम में तब्दीली हो सकती है। इस दौरान उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का जो अधिकतम तापमान है 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की उम्मीद है। अगले 24 घंटे जो कई राज्य जिसमें से गुजरात, कोंकण, गोवा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्के से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है कि बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में हल्की बारिश हो सकती है। 1-2 दिन के बाद भारी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल देखना ही होगा कि बारिश का ये आलम कब तक देखने को मिलता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में तस्वीरें बिल्कुल उलट है, वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। खास करके अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूं, वहां पर भी बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक।